कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम और फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। 1 2 3 4 5 और एल्यूमिनियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। हाँ, इसके बाद देखिए सॉरी, यहां पर लिथियम के बाद आता है पोटेशियम और पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2, Al+3 और Al+3 के बाद मैंने आपसे कहा था कि जल आ जाता है। और एक बात और बताया था मैंने कि एक बात जरा ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू एसआरपी अगर आप देखते हो, एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जिसका एसआरपी हाई होता है, मैंने आपसे कहा था जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, जिसका मानक अपचन विभव ज्यादा होता है, वो चले जाते हैं कैथोड पर, और जिनका एसआरपी लो होता है वो चले जाते हैं एनोड पर। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है, वो एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है, यानी लो से हाई की तरफ आपको जाना है। और लो से हाई की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि जब आप लो से हाई की तरफ पहुंचोगे तो आपको ध्यान देना है कि एसआरपी जब हाई हो जाएगा, तो एसआरपी हाई हो जाएगा, इसका मतलब कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो चला जाएगा कहां पर, कैथोड पर। तो अब आप खुद ही देखिए, मैंने आपसे कहा था जो जल होता है ये 7वें नंबर पर होता है, एल्यूमिनियम 6ठे नंबर पर होता है, मैग्नीशियम आपका 5वें नंबर पर, सोडियम 4थे नंबर पर, कैल्शियम आपका 3रे नंबर पर, पोटेशियम आपका 2रे नंबर पर, और सबसे पहले नंबर पर होता है लिथियम। यानी एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर एसआरपी अगर किसी का सबसे ज्यादा लो है, एसआरपी अगर किसी का सबसे ज्यादा लो है तो कौन है, लिथियम। और लिथियम एक प्रबल अपचायक होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि लिथियम जो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इसका एसआरपी सबसे लो है। और ये भी ध्यान देना है कि जिसका एसआरपी लो होगा वो कहां जाएंगे, एनोड पर। और ये भी बताया था मैंने कि जल जो होता है 2 जगहों पर होता है। एक बेटा जल होता है, अगर ये 7 नंबर पर है तो इसका एसआरपी समझ लेना लो है, और अगर यही जल आपका 21 नंबर पर आता है तो याद रखिएगा वहां पर एसआरपी इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और एसआरपी हाई हो जाने का मतलब अगर ये हाई है, ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये कहां जाएगा, कैथोड पर। ये वाला जल आपका कैथोड पर जाएगा और ये वाला जल कहां जाएगा, आपका एनोड पर। और ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर एनोड पर जाएगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कल मैंने आपको समझाया था कि H2O जो होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसमें होता है, ऑक्सीजन में, और H2O का जो रिडक्शन होता है वो किसमें होता है, हाइड्रोजन में। तो अब आप खुद ही पता लगाइए कि अगर आपके पास सोडियम सल्फेट है तो जरा इसको हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए एनोड बना दिया मैंने यहां पर, और यहां पर मैंने बना दिया कैथोड। ये जरा ध्यान से समझना, एक तरफ बनाया है मैंने एनोड और एक तरफ बनाया है कैथोड। मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर याद रखिएगा वही लोग जाएंगे जिनका एसआरपी क्या होगा, हाई होगा। ये पॉइंट यहां पर लिख दिया मैंने। एनोड पर मैंने लिख दिया आपके सामने कि एसआरपी जिनका लो होगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका लो होगा वो एनोड पर जाएंगे। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ये हर चीज आपके सामने लिख दी। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन का मतलब अपचयन। एनोड और कैथोड एक इलेक्ट्रोड होते हैं। डेनियल सेल के अंदर अच्छी तरह समझ चुके हैं आप लोग कि एनोड माइनस में होता है डेनियल सेल के अंदर, और कैथोड जो होता है वो प्लस में होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अकॉर्डिंग तो याद रखिएगा बेटा ये प्लस में होगा और ये किस में होगा, माइनस में। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, अब जरा ध्यान दो, इसमें से आपको पता है कि Na प्लस में होता है और सल्फेट किस में होता है, माइनस में, लेकिन दोनों के साथ क्या होंगे, जल होंगे। अब आप खुद ही बताइए एनोड पर कौन जाएगा, एनायन जाएगा ना। एनायन जो होता है एनोड पर जाता है, यानी SO4-2 कहां जाएगा, एनोड पर, क्योंकि एनायन है माइनस में है। और SO2 के साथ, SO4 के साथ कौन लगा हुआ है, H2O। अब इधर जरा ये कैथोड पर, कैथोड पर कौन जाता है, कैटायन, यानी कैटायन चला जाएगा सोडियम, और सोडियम के साथ कौन है, आपका जल। अब आप खुद ही देखिए, अगर इसमें से देखा जाएगा एनोड पर वही जाएंगे जिनका एसआरपी क्या होता है, लो होता है। और याद रखिए जल का एसआरपी क्या होता है, लो होता है, तो कहां जाएगा, ये एनोड पर। तो यानी हम उसी को देखेंगे जिसका एसआरपी क्या है, लो है। तो इसमें से एसआरपी वैसे भी सल्फेट का जो होता है बेटा, ये बहुत बाद में होता है, 21-22 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर पर होता है। ये क्या नाम है, सल्फेट। तो सल्फेट का एसआरपी हाई होता है, इसलिए हम इसको एनोड पर नहीं देखेंगे। तो अब किसको देखेंगे, एनोड पर देखेंगे जल को। और जल का बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो जल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में। और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर कर देता है। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके सामने Na2SO4 और H2O है और आपसे पूछा जाता है कि एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट बताइए, तो आप बताओगे ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि एनोड पर वही जाएंगे जिनका एसआरपी क्या होता है, लो होता है, और जल का एसआरपी क्या होता है, लो होता है। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन में। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो कैथोड पर कौन है, सोडियम है और जल है। और आपको अच्छी तरह पता है कैथोड पर कौन जाते हैं, कैटायन। अब दोनों को मिला के देखिए आप, एसआरपी किसका हाई है,
कह रहा कैथोड पर वही जाएगा जिसका एसआरपी हाई होगा। आप लोगों को पता है कि सोडियम का एसआरपी लो होता है, देखिए लो पोजीशन में है, तो क्या सोडियम जाएगा क्या कैथोड पर? किसको नहीं देखेंगे हम, किसको देखेंगे? जल को। और मैंने आपको बताया था 21 नंबर पर एसआरपी जो होता है हाई हो जाता है, इसलिए कैथोड पर चला जाता है। और कैथोड पर जब बेटा जाएगा तो इसका क्या होगा, H2O क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है 2H+ में, यानी यहां पर हाइड्रोजन बन जाएगी। यहां पर क्या बन जाएगी आपकी? हाइड्रोजन। H2O + 2 कन्वर्ट हो जाता है H2 में, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन में। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, और यहां पर क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास पूछा जाता है कि Na2SO4 और H2 अगर आपके पास है, एक कल मैंने वीडियो बनाई थी, अगर नहीं समझ में आ गया तो आप आज ध्यान से समझिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत यह है कि किसका एसआरपी लो है और किसका एसआरपी हाई है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा लो होगा वो जाएगा हमेशा एनोड पर, और जिसका एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई होगा तो कहां जाएगा? वो कैथोड पर, और कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मैंने क्या किया आपको ये भी मैंने समझा रखा है कि जो कैटायन होते हैं वो कैटायन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो एनायन होते हैं वो कहां जाते हैं? एनोड की तरफ। तो देखो, और जल चूंकि दोनों के साथ है इसलिए मैंने दोनों के साथ मिला दिया है इसको। दूसरी चीज, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले चुके हैं। प्लेटिनम वैसे भी रिएक्टिव नहीं होती, काफी पैसिव मेटल होती है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है उसकी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाता है तो इसका जवाब आप ये दोगे, आप ये देखोगे किसका एसआरपी हाई है, किसका एसआरपी लो है। मैंने आपको बता भी दिया है, जल दो कंडीशन हो सकता है, जल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जल का रिडक्शन भी हो सकता है। एक पॉइंट ध्यान देना, जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीकरण इसका ऑक्सीजन में होता है, जल का रिडक्शन यानी अपचयन जो होता है वो हाइड्रोजन में होता है। और याद रखिएगा, जब जल का रिडक्शन हो रहा हो तो समझ लेना एसआरपी इसका हाई है, जल का जब ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो समझ लेना एसआरपी लो है, और वो कहां चला जाएगा? एनोड पर। इसलिए बेटा यहां पर मैंने उठाया और मैंने देखा एनोड कहता है कि मेरे पास उसी को ले आओ जिसका एसआरपी लो है, और यहां पर एसआरपी लो किसका है? जल का। ये कहता है कैथोड वाला कि मेरे पास उसी को ले आना जिसका एसआरपी हाई हो। दोनों ही कंडीशन में जल ही हो रहा था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपके सामने सोडियम सल्फेट और जल आ जाता है और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये बताइए कि सोडियम सल्फेट और जल अगर आपके पास हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें से कौन एनोड का प्रोडक्ट होगा और कौन कैथोड का होगा, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि सोडियम चला जाएगा कैथोड पर और सल्फेट चला जाएगा एनोड पर। गलत हो जाएगा, क्योंकि एनायन जरूर जाते हैं एनोड की तरफ, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि किसका एसआरपी हाई है और किसका एसआरपी लो है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर स्थान होता है लिथियम का, और सबसे नीचे अगर एसआरपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लोरीन होता है। वैसे अगर बेटा देखोगे तो एक बात जरा ध्यान देना, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जैसे जैसे H2O के नीचे आओगे इसके नीचे आपको जिंक नजर आता है, Zn+2, फिर आपको नजर आएगा Fe+2, फिर नजर आएगा आपको क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है आपका निकिल, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट +3 या कोबाल्ट +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डी ब्लॉक में बता चुका हूं मैं। कोबाल्ट के बाद आता है Na+2, फिर आता है Sn+2, फिर आता है Pb+2, लेड आता है, फिर इसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एक बात और ध्यान रखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे 5 लोग होते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये भी कहानी आपको ध्यान देना है, ये लोग हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। और ये भी आपको ध्यान देना है कि जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आप खुद देखिए, जिंक का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान नीचे है, इसी पर क्वेश्चन आपके सामने बन के आएंगे और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका स्थान ऊपर होता है, जिस मेटल का स्थान ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान नीचे होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका एसआरपी लो होने का मतलब होता है कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यह भी ध्यान रखना है कि एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको कि मानक अपचयन भोग कहते हैं। और बेटा मानक अपचयन भोग अगर कह रहे हैं हम लोग, ये लोग अगर हैं तो इनका एसआरपी का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा, और जिनका एसआरपी हाई होगा उनका याद रख लो चिन्ह जो होगा वो प्लस का होगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। और जिसका एसआरपी का चिन्ह प्लस का होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जिसका एसआरपी का चिन्ह जो होगा वो माइनस में होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि ये बताइए, अगर आपके पास जिंक है, जैसे क्वेश्चन कुछ ले रहा हूं मैं आपके सामने कि जिंक अगर हमारे पास है, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, देखिए इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपको ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको करना होता है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर स्थान किसका होता है? लिथियम का। और याद रख लेना, अगर आपसे पूछा भी जाता है कि ये बताइए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम यानी जैसे जिंक आपके पास है तो कितना होता है, तो जिंक का बेटा होता है -0.6
0.76 वोल्ट होता है, ये होता है, और जबकि प्लस 0.34 वोल्ट होता है कॉपर का, याद रखिएगा। अब इसी से पता चल रहा कि एसआरपी जो है, एसआरपी का चिन्ह इसका क्या है, माइनस में है, और इसका एसआरपी का चिन्ह क्या है, प्लस में है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके पास क्वेश्चन एक आया हुआ है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, जबकि सिल्वर रिप्लेस नहीं कर पाता कॉपर को। क्यों, ये रीजन आपको देना है। आपके सामने क्वेश्चन ये दिया गया है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, जबकि सिल्वर जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता। रीजन देना है आपको, यानी जिंक रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड गिव द रीजन, बट सिल्वर डू नॉट रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, गिव द रीजन। ये क्यों ऐसा होता है, इसका मतलब एक बात पता चल गया कि, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, यानी इसकी रिएक्शन ये बन के आएगी Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन आपके सामने बन के आई हुई है। अब देखिए Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक ने कॉपर सल्फेट से किसको सॉल्यूशन को बाहर कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया, और अपना इसने सल्फेट बना लिया है। तो आपसे यही रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा। इसका मतलब ये पता चला कि जिंक जो है अगर कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, यानी जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कह देता है कॉपर को चलो बाहर निकलो बाहर, तो क्यों ऐसा रीजन है, क्यों, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान क्या है, कॉपर से ऊपर है। इससे यह पता चलता है कि अगर जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, हाई पोजीशन में, अप पोजीशन में, अपर पोजीशन में, डाउन पोजीशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये पता चला कि जिंक जो है वो कहीं ना कहीं कॉपर से क्या है, आधा अधिक रिएक्टिव है। और दूसरी चीज, जो भी धातु अगर ऊपर की तरफ होते हैं तो अपने से नीचे वाले मेटल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जबकि सिल्वर की कंडीशन में आप देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि सिल्वर है और ये रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो होगा वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर का स्थान अभी बताया था मैंने, कॉपर से देखिए नीचे होता है, और एसआरपी के अकॉर्डिंग देखोगे तो नीचे ही आएगा स्थान। इसका मतलब सिल्वर की जो रिएक्टिविटी होगी वो कॉपर से क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी रिएक्टिविटी, जिसकी सक्रियता कॉपर से कम होगी, वो कहां सिल्वर को, कॉपर से अगर कम होगी तो कॉपर को कहां रिप्लेस कर पाएंगे। जबकि जिंक के केस में क्या था कि जिंक जो था उसका स्थान ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जिसका स्थान ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाली को रिप्लेस कर देगा, और जिसका स्थान नीचे होगा रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि सिल्वर जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता, जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि जिंक और आयरन जो है दोनों कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं, जबकि प्लेटिनम ऐसा नहीं कर पाता। उसका भी रीजन सेम होगा कि जिसका स्थान समझ लो बेटा ऊपर है, जिंक और आयरन इन दोनों का मैंने आपको बता दिया है कि समझ लेना कि हाइड्रोजन से नीचे 5 लोग हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास देखोगे तो कई तरीके से, इस पर कल भी हम आपसे चर्चा करेंगे, काफी अच्छा ये क्वेश्चन इस पर बन के आते हैं। तो आपको यहां पर यही ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन किसको रिप्लेस कर रहा है और कौन किसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा। अगर कोई किसी को रिप्लेस कर देता है, अगर उसको हटा दे रहा, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तभी वो उसको विस्थापित कर रहा। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जाता है कि ये बताइए जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता। इसका रीजन ये है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी, और जब कॉपर से ज्यादा होगी इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका स्थान ऊपर होगा, अप साइड में होगा, अपर साइड में होगा, तो नीचे वाली को क्या कर देगा, अपने आप रिप्लेस कर देगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जिंक का जो मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी एसआरपी जो होता है स्टैंडर्ड, वो माइनस में होता है, और कॉपर का जो होता है प्लस में होता है। इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो सक्रियता की श्रेणी जो है, याद रखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनाई गई है वो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है, और जो नीचे की तरफ आएगा उसकी सक्रियता कम होगी, और जो ऊपर की तरफ रहेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को, और याद रखिएगा इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर यही होता है कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक पदार्थ दूसरे को हटा देता है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। यही कारण है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा, जबकि सिल्वर नहीं हटा पाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, याद रखना, जल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अगर जल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो समझ लेना कि वो एनोड पर है, और जल का रिडक्शन हो रहा तो समझ लेना कि कैथोड पर है। और अगर जल का ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पर है, तो इसका मतलब कि एसआरपी लो है। और अगर जल का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन में जा रहा है तो इसका मतलब एसआरपी उसका क्या है, हाई है। तो इस प्रकार से Na2SO4 के लिए मैंने बताया आपके सामने, फिर ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, फिर आगे फिर हम आपसे कल चर्चा करेंगे।